दोस्तों, बांग्लादेश में हालात बदतरीन शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। दर्जनों शहरों में सड़कें जंग का मैदान बन चुकी हैं। दर्जनों अमवात, सैकड़ों जख्मी और करोड़ों लोग खौफ में घिरे हुए हैं। लेकिन ये फसादात क्यों फूटे, कब शुरू हुए और किसकी गलती है? आज हम इस बहरान की पूरी कहानी आपके सामने रखेंगे, बगैर किसी पर्दे के, बगैर किसी मसलहत के। ये वो कहानी है जिसने ढाका से लेकर चिटागांग तक करोड़ों लोगों की जिंदगियां जाम कर रखी हैं। दोस्तों, ये फसादात बेवजह शुरू नहीं हुए, बल्कि इनके पीछे महीनों बल्कि बरसों से जमा होती हुई बेचैनी का एक तूफान है। बुनियादी तौर पर 3 अवामिल ने इसे हवा दी। मुआशी बहरान ने तारीखी हदें छू ली, जहां पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली और रोज़मर्रा की अशिया की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ। अमरीकी डॉलर के मुकाबले में टके की कदर में मुसलसल कमी से दरामदाद महंगी हुई, जिसने सनतों को बुरी तरह मुतासिर किया। बेरोजगारी खास तौर पर नौजवान नस्ल में एक वबा बन चुकी है। सियासी जमूद ने हालात को और गंभीर बना दिया, जहां मुल्क में सियासी तकसीम अरूज पर है और हुकूमत और हिज़्ब इख्तलाफ के दरमियान मुफाहमत का कोई रास्ता नजर नहीं आता। दोस्तों, आइंदा आम इंतखाबात को लेकर कशीदगी पहले ही अरूज पर थी। बैनुल अक़वामी दबाव ने भी अपना किरदार अदा किया, जहां मगरबी ममालिक खास तौर पर अमरीका और यूरोपीय यूनियन ने शफाफ इंतखाबात और इंसानी हकूक के मामलात पर अपनी तशवीश का इजहार किया था, जिसने सियासी माहौल को मजीद गर्म कर दिया था। इन सब के ऊपर हुकूमती मुलाजमीन के कौमी पैमाने पर एहतजाज ने चिंगारी का काम किया। इनका मुतालबा था कि इनकी तनख्वाहों में मौजूदा महंगाई के तनासब से इजाफा किया जाए। जब इनका मुतालबा पूरा न हुआ तो ये एहतजाज फैलता चला गया और दीगर गमज़दा अवाम भी इसमें शामिल हो गए, जिसने इसे एक अवामी बगावत की शक्ल दे दी। दोस्तों, एहतजाज का आगाज तो पुरअमन था, लेकिन जल्द ही यह तशद्दुद में बदल गया। सूरत हाल की संगीनी को इस बात से समझा जा सकता है कि ये फसादात सिर्फ दारुल हुकूमत ढाका तक महदूद नहीं थे, बल्कि चिटागांग, रंगपुर और खलना जैसे बड़े शहरों में भी फैल गए थे। तशद्दुद की सूरत हाल इंतहाई भयानक थी, जहां मुजाहिरीन ने मरकजी शाहराहों को ब्लॉक कर दिया, सैकड़ों गाड़ियों और बसों को आग लगा दी, सरकारी दफातर, पुलिस थानों और हुक्मरान जमात के दफातर को निशाना बनाया गया, दुकानें लूटी गई, बैंकों पर हमले हुए और निजी इमलाक को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया गया। इंटरनेट सर्विस बंद की गई ताकि मालूमात का बहाव रोका जा सके, जिससे अवाम में मजीद बेयकीनी फैल गई। इन फसादात में तुलबा और नौजवानों की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया, जो मुस्तकबिल से मायूसी का शिकार हैं। ये नौजवान ही थे जो सोशल मीडिया पर मालूमात फैलाने और एहतजाज को मुनज़्ज़म करने का जरिया बने। दोस्तों, हालात पर काबू पाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज मैदान में उतरी। इनका रद्द-ए-अमल सख्त था, जिसमें आंसू गैस, रबड़ की गोलियां और कुछ इलाकों में स्ट्रेट फायरिंग की गई। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए कर्फ्यू नाफिज करने पर गौर किया। इस तसादम के नतीजे में दोनों अतराफ से जानी और माली नुकसान हुआ, जबकि रिपोर्ट्स के मुताबिक दर्जनों मुजाहिरीन हलाक हुए और सैकड़ों जख्मी हुए, जबकि मुतअद्दिद पुलिस एहलकार भी संगीन जख्मी हुए। इस तशद्दुद ने इंसानी हकूक की तंजीमों की तवज्जो हासिल की, जिन्होंने फोर्सेज की ताकत के इस्तेमाल पर सवाल उठाए, जबकि दूसरी तरफ पुलिस का मौक़िफ़ है कि इन्हें इंतहाई मुश्किल हालात का सामना था और इन्होंने मुल्क में कानून और हुकूमत कायम रखने के लिए ज़रूरी इक़दामात किए। दोस्तों, इन फसादात में सियासी जमातों के किरदार पर गहरे सवालात उठते हैं। अपोजिशन की जमातों, ख़ास तौर पर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो अवामी मुजाहरों को कुचलने के लिए गैर मुतनासिब ताकत का इस्तेमाल कर रही हैं। इनका कहना था कि ये फसादात दर हकीकत अवाम की हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ एक खुद रो अवामी रद्द अमल हैं, जबकि दूसरी जानिब हुकूमत ने अपोजिशन पर यह इल्ज़ाम आयद किया कि वो मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए पुरतशद्दुद अनासर को मुतहर्रिक कर रही है, जबकि वजारत दाखिला के तर्जुमान ने इन अनासर की सियासी पुश्तपनाही का इल्ज़ाम भी लगाया। इस सियासी खींचातानी ने मुल्क की इंतज़ामिया को एक मुश्किल सूरत हाल में डाल दिया है, जहाँ असल मसाइल पर तवज्जो मरकूज करने के बजाय इल्ज़ाम का सिलसिला चल निकला है। दोस्तों, इन फसादात के मुआशी असरात इंतहाई गहरे हैं। मुल्क की मुआशी सरगर्मियाँ बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। रोज़ाना का कारोबार लाखों डॉलर्स के नुकसान से दो चार है, जबकि बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों में गैर यकीनी की फ़िज़ा पैदा हुई है, जो अब बांग्लादेश में अपने मंसूबों पर नज़रसानी कर रहे हैं। सयाहत के शोबे को शदीद धचका लगा है। मुतअद्दिद ममालिक ने अपने शहरियों को बांग्लादेश में सफ़र करने से मना किया है, जबकि समाजी सतह पर अवाम में खौफ व हरास की एक लहर दौड़ गई है। वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल भेजने से गुरेज कर रहे हैं। दफातर की हाज़िरी मुतासिर हुई है
اور روزمرہ کی زندگی پوری طرح مفلوج ہو چکی ہے۔ یہ فسادات ایک واضح تنبیہ ہیں کہ سیاسی عدم استحکام کا سب سے بڑا خمیازہ عام شہریوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ دوستو، اس بحران کے دوران میڈیا کے کردار پر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں۔ ملک کے مختلف میڈیا ہاؤسز نے واقعات کو پیش کرنے میں یکسانیت کا مظاہرہ نہیں کیا۔ کچھ چینلز نے حکومتی نقطہ نظر کو زیادہ نمایاں کیا، جبکہ دیگر اپوزیشن کی آواز کو زیادہ وزن دے رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر جھوٹی اطلاعات اور پروپیگنڈے کی بھرمار ہے، جس نے عوام کے درمیان الجھن اور غصے کو ہوا دی ہے۔ حکومت نے معلومات کے بہاؤ کو منظم کرنے کے لیے انٹرنیٹ سروسز پر عارضی پابندی لگائی تو اسے آزادی رائے کے اظہار پر حملہ قرار دیا گیا۔ اس معلوماتی جنگ نے ثابت کیا کہ جدید تنازعات میں میڈیا کا کردار اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ زمینی کارروائیوں کا۔ دوستو، بین الاقوامی برادری نے بنگلہ دیش کی اس صورتحال پر مختلف رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ اقوام متحدہ نے فریقین سے پرامن حل نکالنے کی اپیل کی ہے، جبکہ امریکہ اور یورپی یونین نے تشدد پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے تمام سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کا مطالبہ کیا ہے۔ خطے کے ممالک، خاص طور پر بھارت اور چین، نے احتیاط کا راستہ اختیار کیا ہے اور صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ان فسادات کے بنگلہ دیش کی علاقائی حیثیت پر بھی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، خاص طور پر اس خطے میں جو پہلے ہی اقتصادی اور جیو پالیٹکس کے حساس دور سے گزر رہا ہے۔ دوستو، بنگلہ دیش کے لیے اب سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ملک دوبارہ استحکام کی طرف کیسے لوٹے گا۔ سب سے پہلے حکومت کو فوری طور پر انسانی بحران پر توجہ دینی ہوگی، زخمیوں کے علاج اور متاثرہ خاندانوں کی بحالی کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے۔ دوسرا، حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مفاہمت کے لیے فوری طور پر بیٹھک ہونی چاہیے، جس میں انتخابی اصلاحات اور سیاسی قیدیوں کے معاملات پر بات ہو سکتی ہے۔ تیسرا، معاشی بحران سے نمٹنے کے لیے فوری معاشی پیکج کی ضرورت ہے جو عوام کے دباؤ کو کم کر سکے۔ اگر ان بنیادی مسائل کا حل نہ کیا گیا تو آنے والے دنوں میں ملک مزید عدم استحکام کا شکار ہو سکتا ہے۔ دوستو، آخر میں یہ فسادات ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ کسی بھی قوم کی سب سے بڑی طاقت اس کا اتحاد ہوتا ہے۔ بنگلہ دیش کی عوام نے ماضی میں کئی بحرانوں کا مقابلہ کیا ہے اور ہر بار مضبوطی سے کھڑی ہوئی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تمام قومی قوتیں مل کر کام کریں۔ سیاست کو نفرت کا نہیں بلکہ انصاف کا ذریعہ بننا چاہیے۔ طاقت کا استعمال عوام پر نہیں بلکہ عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ بنگلہ دیش کے شہری امن چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں اور ایک بہتر مستقبل چاہتے ہیں۔ اب ذمہ داری ان تمام لوگوں پر ہے جو اس ملک کی قیادت کر رہے ہیں کہ وہ اس عوام کی آواز کو سنیں اور ملک کو تقسیم کی وادی سے نکال کر ترقی کی شاہراہ پر گامزن کریں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید ایسی ہی پرسرار ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔